अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे जी आया नू वशत बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन है, एक नई सुबह है, एक नया अज़्म है। बहुत कुछ नया करने के बहुत सारे मौके आपको मुयसर आते हैं जब अल्लाह ताला आपको अगली सुबह दिखाता है। तो हमेशा अपने काम का आगाज़ अच्छी सोच के साथ करें, मस्बत सोच के साथ करें। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें एक अच्छी बात से। किसी इंसान में खूबी देखो तो उसे बयां करो, लेकिन अगर खामी देखो तो वहाँ आपकी खूबी का इम्तिहान है। लाइक आप उसका प्रचार करते हैं, उसको दूसरों के सामने उसकी एडवर्टीज़मेंट करते हैं, या फिर आप कहते हैं कि यार पर्दा रहने दो, जिसका सबक हमारा दीन भी देता है कि अगर आप किसी और के गुनाह पर या किसी और की खामी पर पर्दा डालते हैं तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपके जो बुरे अमाल हैं उन पर भी पर्दा डालेगा। तो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा गुमान रखें, हमेशा दूसरों के लिए अच्छी सोच रखें। बेशक आज के शो में क्या कुछ है अब आपको वो बताते हैं। कराची में सर्द हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी है। कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। अगर पंजाब का रुख करें तो सुबह के औकात में शदीद धुंध का राज है, और बलूचिस्तान की बात करें तो यहाँ भी सर्दी की शिद्दत बरकरार है। आज मौसम पे हम शो में बात करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी आज मनाई जा रही है। घड़ी खुदा बख्श में मरकज़ी जलसे की तैयारियाँ मुकम्मल हो गई हैं। आज इस पर हम डिटेल्स लेंगे, हमारे रिपोर्टर यहाँ पर मौजूद होंगे। पीपल्स पार्टी की तैयारियाँ क्या हैं, जलसे से कौन कौन खिताब करेगा, ये सब कुछ आपको बताएंगे। मुल्क की मईशत में कब बेहतरी आएगी, डॉलर की कदर में कब कमी होगी, क्या पेट्रोल मज़ीद सस्ता हो सकता है, ये और दीगर सवाल, इनके जवाब आज जानेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद होंगे। हम सब ही कभी ना कभी उदासी और बेजारी की कैफियत से दो चार हो जाते हैं, लेकिन अगर ये उदासी और बेजारी 1 से 2 हफ्ते में ठीक ना हो और हमारी ज़िंदगी के मामूलात में फ़र्क पड़ना शुरू कर दे तो इसे कहते हैं जी जहनी दबाव, इसे हम कहते हैं डिप्रेशन, इसे हम कहते हैं एंजाइटी, इसे हम कहते हैं जी कि आप अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल नहीं जी रहे। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आती है कि आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि आप डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो गए, वो इसलिए क्योंकि आप कहते हैं कि रोज़ाना की चीज़ें हो तो रही हैं लेकिन मेंटली आप फिट नहीं होते। अब आपने इस चीज़ से कैसे बचना है, आज इस पे आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। कराची टेस्ट की बात करेंगे। पाकिस्तान आज दूसरे दिन के खेल का आगाज़ करेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेटों पर 317 रन की इनिंग्स को आगे बढ़ाएगा। बाबर और सरफराज के दरमियान हुई ज़बरदस्त 196 की पार्टनरशिप। बाबर ने 161 बना लिए हैं, ईस्टर ऑन द क्रीज। सरफराज जो हैं अल्लाह की रहे 86 रन उन्होंने बनाए और वो आउट हुए। कल आउट होने वाले वो आखिरी खिलाड़ी थे। तो आज का दिन कैसे गुजारना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को? पाकिस्तान को बैट आउट कर देना चाहिए न्यूजीलैंड को, या फिर न्यूजीलैंड कम बैक करेगा? इस पर भी आज हम बात करेंगे। इसके अलावा जी तालीम हासिल करने में व्हाट्सएप और टेलीग्राम क्या किरदार अदा कर रहा है, इससे आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? अच्छा, अब आप सोचोगे कि जी व्हाट्सएप से आप तालीम कैसे हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जितने भी नोट्स होते हैं ना सारे व्हाट्सएप पे शेयर होते हैं जब आपके पास किताब ही नहीं होती। तो इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और भी मौज़ूआत और रिपोर्ट्स शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ज़रा बात कर लेते हैं मौसम की। और सर्दियों में जो है वैसे तो मौसम हर अपना वो लेकर आते हैं ना सौगात, तो इसी तरह की सौगात हैं खुश्क मेवा जात। अच्छा जी, लेकिन ऐसा खुश्क मेवा भी है जो बलूचिस्तान में हम देखते हैं कि मिलता हुआ हमें नज़र आता है। बलूचिस्तान के लोगों का हर दिल अजीज़ है। हर मकदार खुश्क मेवा है जो कि सर्दियों में शहरियों की ख़ास खुराक होने के साथ साथ पसंदीदा मशगला भी है। अच्छा, ये मशगला कैसे है ये जानते हैं नूरुल आरफीन की रिपोर्ट में। बट उससे पहले फैसल, आपने ये चीज़ टेस्ट की है? शने जो है उसका तो मैंने नहीं देखा, हाँ, लेकिन बाकी सारे तो मैंने बहुत सारे खाए हैं। अच्छा, वैसे क्या ड्राई फ्रूट क्या आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट है सर्दियों में? कैशू, काजू। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना, मत बोलिएगा कि चिलगोज़े। हाय, इतने महंगे हो गए हैं और छिले हुए तो और ज़्यादा महंगे हो गए हैं, लेकिन मज़ा आता है और चिलगोज़े खाने में। आपको याद है महक के इसी साल यहीं बलूचिस्तान में चिलगोज़े के जंगलात में जो आग लगी थी, उससे कितना नुकसान हुआ? और देखिए, चिलगोज़ा जिसे कहते हैं पाकिस्तान का बिटकॉइन, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव और आपको मार्केट में भी बड़ा अब नायाब नज़र आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है दुकानदार नहीं रखते कि जी ख़रीदते नहीं है लोग, तो उनका लॉस होता है। बट अगेन वही बात है कि ये जो सौगातें होती हैं ना, चिलगोज़े हो गए, अखरोट हो गए, किशमिश, मूंगफली, बादाम, इसके अलावा मुख्तलिफ जो चीज़ें होती हैं, काजू हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि सर्दियों में
मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि मुट्ठी भर भी अगर आप खा लेना तो आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाता है। अच्छा जी, मुल्क में कहीं बर्फबारी है तो कहीं बारिश, पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, कहीं पारा 0 है तो कहीं -12 से 15 तक पहुंच गया है। कोयटा में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। लेकिन अगर मैं कराची की बात करूं तो कराची में सुबह और रात के वक्त सर्दी हो जाती है। अभी भी आज जब मैं दफ्तर आ रही थी तो थोड़ी सी मुझे ठंड महसूस हो रही थी। कराची में सर्दी का जो जोर है कब बढ़ेगा और क्या बारिश का इम्कान है? बिकॉज पंजाब वाले तो बहुत बेसब्री से बारिश का वेट कर रहे हैं कि जी स्मॉग खत्म हो, अगर बारिश हो। तो इसी पर बात करने के लिए चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सरदार साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। कराची वालों के लिए भी ठंडी मॉर्निंग साबित हो रही है आजकल, शामें भी ठंडी हो रही हैं। तो ये सबसे पहले हम कराची की सर्दी के हवाले से बात कर लेते हैं कि ये सर्दी बढ़ेगी, इतनी ही रहेगी, या बस जितनी सर्दी देखनी थी देख ली, अब कम हो जाएगी? जी बहुत शुक्रिया। नहीं देखिए, जनवरी में तो बढ़ती है इसके मुकाबले में कुछ ना कुछ, यानी सिंगल डिजिट में आपने नोट किया होगा कल या परसों 9 डिग्री तक भी आ गया था टेम्परेचर, 9.9 तक कम से कम रिकॉर्ड हुआ पिछले 2 दिनों में। और लेकिन अब अगले 2 दिन जो है थोड़ा सा राइजिंग ट्रेंड है। उसकी वजह ये है कि वही बलूचिस्तान में एक वेस्टर्ली वेव दाखिल हो रही है जो वेस्ट बलूचिस्तान जैसे मकरान का साहिल है, फिर ऊपर पंजगुर और खारान डिस्ट्रिक्ट और चागी डिस्ट्रिक्ट और कोयटा, उन इलाकों में कोई हल्की कहीं हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी हल्की। तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है कोल्ड एयर थोड़ा सा पीछे हट जाएगी, जो कराची और बाकी एरियाज़ पे अभी तक कर रही थी सिंध के प्रिवेल। तो अगले 2 से 3 दिन टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, 2 तो 3 डिग्री, यानी दोबारा से 14-15 की रेंज में चला जाए। लेकिन जब ये वेव पास ऑन हो जाएगी, यानी 29 और 30 दिसंबर के बाद फिर सर्दी बढ़ जाएगी। अच्छा सरदार साहब, ये ज़रा कराची की बात है। अब मैं चाह रही हूँ हम ज़रा ओवरऑल सिंध की बात करें, कराची को निकाल के। तो सिंध की क्या सूरत हाल रहेगी? अंदरूनी सिंध भी सर्दी की शिद्दत ज़्यादा होती है, तो क्या सिचुएशन रहेगी? बिल्कुल, उधर भी अभी आपने शायद नोट किया होगा टेम्परेचर्स ऑलरेडी 10 से कम, यानी 7-8 से ज़्यादातर एरियाज़ में इस तरह से चल रहे हैं सिंध के बेशतर एरियाज़ में। और ख़ासकर थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में तो 4 डिग्री तक गिर चुका है ये जो मौजूदा एक तरह से कोल्ड वेव चल रही थी। और अभी सभी जगहों में ये वेस्टर्ली वेव के गुजरने की वजह से सभी जगहों में थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा टेम्परेचर, 2 से 3 डिग्री, कहीं 4 डिग्री बढ़ जाएगा। लेकिन वही बात है कि 30 या 31 दिसंबर के बाद फिर दोबारा से सर्दी बढ़ जाएगी। इसलिए कि जब वेस्टर्ली वेव मुल्क पे से ऊपर शुमारी इलाकों में से गुजर के आगे निकल जाती है, पाकिस्तान के ऊपर से निकल के आगे निकल जाती है, तो फिर उसके बाद कोल्ड एयर ज़्यादा शिद्दत की आती है। तो जनवरी का पहला हफ्ता फिर खासा ठंडा होगा। सरदार साहब, जैसे ही ये विंटर्स का सीज़न आता है, आपको पता है कि ख़ास तौर पे पंजाब में स्मॉग का जो है बड़ा मसला हो जाता है। इस हवाले से बड़ी कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं कि जी कोई पड़ोसी मुल्क से आ जाता है, हालांकि हमारा जो एयर फ्लो है वो उस तरफ से नहीं है। मैं चाहूँगा ये मिसकंसेप्शन भी दूर कीजिएगा। और दूसरा ये कि इससे कोई मुस्तकिल निमटने का कोई हल है? देखिए, जो एक्चुअली इसमें नवंबर के महीने तक होती है ना, वो स्मॉग रहा है फिनोमेना, वो होता है अमूमन नवंबर के बस आखिर तक समझ लें। अब जो है ये स्मॉग से ज़्यादा ये फॉग है। तो जाहिर है कि जो ड्राई एयर है बिल्कुल, और कुछ ना कुछ मॉइस्चर शाम में रात में इकट्ठा होता है तो वो फॉग बन जाती है। ये फॉग का तो कोई ऐसा मतलब वो नहीं कर सकते आप, कोई तदारुक नहीं है। लेकिन स्मॉग जो है, जो कह लें आपके नवंबर के शुरू से लेके दिसंबर के मिड तक, ये जो महीना 1.5 महीने का फिनोमेना होता है जब इतना मॉइस्चर नहीं होता, यानी वो एज सच फॉग, प्रॉपर फॉग नहीं होती बल्कि स्मॉग होता है। स्मोक और कुछ फॉग और कुछ वाटर पार्टिकल्स और कुछ पोल्यूटेंट्स ज़्यादातर वो जमा होकर स्मॉग फिनोमेना को जन्म देते हैं। तो उसका तो लॉन्ग टर्म ही तदारुक ये है कि आप मतलब हाई क्वालिटी का फ्यूल इस्तेमाल करें, और जो फसलों के जो वो होता है रेजिड्यू, जो हमारे यहाँ भी जलाया जाता है और उधर सरात के पार इंडिया में भी जलाया जाता है, अक्टूबर के शुरू होते ही अगली फसल के लिए ज़मीन तैयार करने के लिए वो मतलब एक तरह से जल्दी होती है उनको, किसानों को, तो वो जलाते हैं। तो ये कम किया जाए। और जो दूसरा जो काफ़ी हद तक पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ इकदाम किए होते हैं, जैसे सर्दियों के शुरू होते ही करते हैं, ईंटों के भट्टे होते हैं, उनमें से धुआं, और इसी तरह से फैक्ट्री से और आपके ट्रांसपोर्ट से जो इस तरह का निकलता है, ये सारी चीज़ें
ग्रेजुअली कंट्रोल की जाएंगी तो फिर उसमें उसकी शिद्दत में कमी आ सकती है। और इन द लॉन्ग रन यही कि जी आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो उनको रोक दिया जाए और फ्यूल का इस्तेमाल, ये जो ईंधन गाड़ियों में होता है और नाकस ईंधन जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए तो जब ही इसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। सही, ठीक। सरदार साहब बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। सो ये दिसंबर के लास्ट डेज़ हैं, आज 27 31 तक। अभी तक यही है कि जी सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा, कराची हो या फिर पंजाब। देखिए मौसम जो है वो इतना ख़राब नहीं जितना हमने उसको बना दिया है, बिकॉज एक तो ह्यूमन डूइंग्स भी हैं, दूसरा मौसम अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आता है। जैसे कि हमने आपको शो के इब्तिदा में बताया था कि जो मेवे होते हैं ना वो सर्दियों के साथ जब आते हैं तो सर्दी का मज़ा हो जाता है दोबारा। अब ऐसे में बलूचिस्तान, अरे महक आप पूछ रही थी, यस ही मैंने खाया हुआ, यस आई रिमेंबर इट नाउ। पिस्ता की तरह होता है। अच्छा। और इसके दीगर फ़वाइद भी होते हैं, सब कुछ हम बता देंगे। तो फिर रिपोर्ट में क्या देखेंगे? तो रिपोर्ट दिखा देते हैं नूरुल आरफीन की। थोड़ा तुर्श और थोड़ा मीठा, सर्दियों के मौसम की खास सौगात शिने, जिसे मकामी जुबान में शिने और टाइम पास भी कहा जाता है। छोटे और बड़े साइज के हरे हरे चमकदार दाने बलूचिस्तान के इलाके योब, कल्लात और अफगानिस्तान के पहाड़ों में मौजूद कुदरती दख्तों पर उगते हैं। तवानाई से भरपूर खुश जायका मेवे का छिलका और उसका गूदा दोनों ही शौक से खाए जाते हैं। पिछले साल तो शिने ज्यादा था, इस साल फसल कम हुए। पिछले जो बारिशें हुआ था उसी वजह से इसका फसल थोड़ा नुकसानी हो गया। इस साल कम है, थोड़ा महंगा, पिछले साल थोड़ा सस्ता था। बलूचिस्तान के लोगों की पसंदीदा खुराक की कई इकसाम हैं, जिनमें से 4 इकसाम पाकिस्तान में पाई जाती हैं। दुकानदार कहते हैं बलूचिस्तान के शीने साइज में छोटे होते हैं, जिन्हें ज्यादातर यहाँ के मकामी लोग सालन में इस्तेमाल करते हैं, जबकि अफगानिस्तान के शीने साइज में बड़े होते हैं, कीमत भी ज्यादा होती है। हमारे बलूचिस्तान के जोब के पहाड़ों में होता है और ये आसपास के पहाड़ों में होता है। इसकी वजह ये बहुत गर्म है। हमारे बलूचिस्तान के लोग सर्दियों में खास करके इसको बहुत ज़्यादा खाते हैं। पहले कलात से आते थे लेकिन अब वो नहीं आते हैं, ये छोटे शिने हैं, इसकी जो रेट है कम है। शहरी कहते हैं शिने को खाने से न सिर्फ जिस्म को कुव्वत मिलती है बल्कि ये सर्दी के असर को भी कम कर देता है। सर्दियों में आते हैं बस और गर्मियों में फिर वापस चले जाते हैं, फिर दोबारा नहीं मिलते आपको। सिर्फ सर्दियों में आते हैं, वैसे बड़े गर्म होते हैं, अच्छे होते हैं। कोयटा बलूचिस्तान में है, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ इधर ही मिलते हैं। बाजार में बलूचिस्तान के शिने 4 से 500 रुपए किलो और अफगानिस्तान के शिने 2000 रुपए से 2500 रुपए किलो तक दस्तयाब हैं। पाकिस्तान में रहने वाले बहुत से लोग इस खुश्क मेवाजात के बारे में नहीं जानते, लेकिन शिने बलूचिस्तान के लोगों का फेवरेट मेवा है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। चलें जी ज़रा आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में जिस तरह दीगर मवेशियों के नाज नखरे उठाए जाते हैं, बड़े प्यार से उन्हें पाला जाता है, भैंस हो जाए, बकरियां हो जाए, बिल्ली हो जाए, या फिर हम किसी भी एक जानवर का नाम ले लेना, तो बड़ा उन्हें प्यार से तरीके से रखा जाता है। लेकिन गधे, क्या कसूर है भाई इनका? उनके साथ इंतहाई इम्तियाजी सलूक बढ़ता जाता है। क्या क्या सलूक होता है इनके साथ, किस तरह इन्हें परेशान किया जाता है, शयान सलीम की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मालूम इंसानी तारीख में इंसानों ने कई जानवरों और परिंदों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन सर झुकाए मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त करते। जो खिदमत मासूम सूरत गधों ने इंसानों की है, वो अपनी मिसाल आप है। वो रूखी सूखी खा कर भी गुजारा कर लेता है, कभी भूखा भी रह जाता है, लेकिन अपने काम से कभी नहीं भागता। बहुत मेहनत करता है गधा, इसकी तौहीन आम सी बात है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद हमारे मुआशरे में गधे को अहमियत हासिल क्यों नहीं हुई? गधा कहानी बड़ी ही तल्ख है।
दुनिया भर में गधे का शुमार इंतहाई मेहनती जानवरों में होता है, लेकिन पाकिस्तान और खित्ते के दीगर ममालिक में इसकी मशक्कत, मेहनत, जफाकशी, नियाजमंदी, अंगसारी और नरम खोई के बावजूद इसे तीसरे दर्जे के जानवरों से ज्यादा अहमियत नहीं मिलती। हालांकि ये गधा अपनी ताकत से ज्यादा बोझ उठाए, जमीन की तरफ मुंह झुकाए, हाँपते कांपते उफ किए बगैर मंजिल की जानिब रवां दवा रहता है। लेकिन जिंदगी भर जदोजहद की अलामत समझे जाने वाले गधे को हमारे मुआशरे में हमेशा ही धुतकारा ही गया है और इसे बेवकूफी की अलामत समझा जाता है। कम अकल लोगों को इसी जानवर से तशबीह दी जाती है। उर्दू के मुहावरों और कहानियों में गधे को हकीर जानवर के तौर पर पेश किया गया है। यहाँ तक के सियासी जमाते मुखालफीन को भी गधे से तशबीह देकर ही तज़हीक का निशाना बनाती हैं। देखिए, गधे को किसी माहिर नफ्सियात के पास ले जाके चेक कभी नहीं कराया जा सका कि वाकई वो बेवकूफ़ है या वाकई वो अक्लमंद है। जिन ममालिक में गधे को बेवकूफ़ समझा जाता है या किसी काम का नहीं समझा जाता, ये वो ममालिक थे जहाँ बादशाहत हुआ करती थी। ये जितना हमारा बड़े सगीर का एरिया है, वहाँ गधे को बुद्धू, बेवकूफ़ समझा जाता है और किसी जानवर को या किसी शय की अहमियत या उसका मवाजना जब तक ना हो तब तक आप समझ नहीं सकते कि इसको बेवकूफ़ या गधा क्यों कहा जाता है। इसके लिए आपको घोड़ा लाना पड़ेगा। बादशाहत के ज़माने में आपने देखा किसी बादशाह ने या किसी कबाइल के सरदार ने कभी गधे पे सफ़र नहीं किया, उसने हमेशा घोड़े पे सफ़र किया। घोड़ा एक बन गया सिंबल, और सिंबल बन गया ताकत का, कुव्वत का, शाहाना एक अंदाज का, हाथी पे या फिर घोड़े पे। तो उस दौर से लेकर जहन में ये आता है कि घोड़ा अफजल है और गधा जो है उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। माजी में इंसान और गधे के नाम से फिल्म भी बनाई गई, जिसमें रंगीला ने मजाक ही मजाक में गधों के साथ होने वाली ज्यादती को बड़े पर्दे पर पेश किया। इख्तिसादी सर्वे 2021 और 22 के मुताबिक पाकिस्तान में 57 लाख गधे मौजूद हैं और पाकिस्तान गधों की अफजाइश में दुनिया में तीसरे नंबर पर है, जबकि चीन दुनिया में गधे खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। चीन में तो गधे का गोश्त और खाल बगैर किसी पाबंदी के इस्तेमाल में लाई जाती है, लेकिन इसी गधे के गोश्त के इस्तेमाल की खबरों की वजह से लाहौरियों को मेहमानों के सामने वजाहतें देना पड़ती हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के मज़बा खानों में छापों के दौरान गधे का गोश्त भी बरामद हो चुका है। पाकिस्तान के सेहतमंद, तवाना और चाको चौबंद गधों की दुनिया भर में धूम है। यही वजह है चीन समेत दीगर ममालिक में पाकिस्तानी गधों की बहुत डिमांड है। इसका जो है ना कीमत होता है लाख रुपए, 90,000, 80,000 रुपए, इस तरह कीमत होता है। जो अच्छे से अच्छा गधा, जो सुजुकी का मतलब ये 20 कट्टे 25 कट्टे चीनी ले जावे। रेस के गद्दे अलग होते, मजदूरी के अलग होते, काम धंधे वाले अलग होते, गरीबी के भी 4-5 हज़ार के गद्दे होते, मतलब उसके साथ धक्के मारना गरीब बंदा करते। सस्ता गद्दा 30,000 35,000 से कम नहीं है और बड़ा गद्दा जो है ना वो लाख, 1.25 लाख, 80,000, 90,000। क्या क्वालिटी देखी जाती है गद्दे की बागड़ियाँ देखना पड़ता है, जैसे स्पीड कार का कितना है, स्पीड देखना पड़ता है। गधा कितना स्पीड में भागता है? गधा 40 और ये 60, 45, 50। दिलचस्प बात यह है कि जो सलूक गधों के साथ हमारे खित्ते में होता है, मगरिबी ममालिक में इसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके बरक्स वहाँ उसे वफादारी और मेहनत की अलामत समझा जाता है, जो कभी काम से नहीं थकता। अमेरिका में जो बाइडेन गधे के इंतखाबी निशान पर ही व्हाइट हाउस पहुँचे थे, क्योंकि गधा उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी का इंतखाबी निशान था। लेकिन पाकिस्तान में गुज़िश्ता इंतखाबात में जब एक शहरी की जानिब से अपनी जमात के लिए गधे के इंतखाबी निशान की दरख्वास्त की गई, तो इलेक्शन कमीशन ने यह कहकर मुआज़रत कर ली कि उनके पास गधे का इंतखाबी निशान मौजूद ही नहीं है। पाकिस्तानी गधों की बैरून मुल्क मांग में मुसलसल इजाफे की वजह से पाकिस्तान में गधों की अफजाइश बढ़ रही है और ये दौलत हासिल करने का जरिया बन रहा है। लेकिन ये सीधा सादा मजलूम जानवर कब तक नज़रअंदाज होता रहेगा, हकारत की अलामत समझा जाता रहेगा, इसकी बेकदरी का दौर कब ख़त्म होगा, कोई नहीं जानता। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, सामा, कराची।
अच्छा, ये सिर्फ हमारे यहाँ ही है इन एरियाज़ में। अगर आप हमारे ही मुल्क में, आई बैक टू डिफर, नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएं तो बड़ी वैल्यू है, इसलिए बिकॉज जितने भी आप माउंटेन हाइकिंग और दीगर चीज़ें करते हैं, क्योंकि वहाँ ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं तो उसके लिए गधे और खच्चर ही वहाँ इस्तेमाल होते हैं। पोर्टर घोड़े, पोर्टर गधे और पोर्टर खच्चर, तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ वैल्यू नहीं, वैल्यू है। जी, वेलकम बैक। अब उस हकीकत का जिक्र करेंगे जिससे अगर कोई भी मुंह मोड़े तो हम ये कहेंगे कि शायद ये शख्स बेवकूफ़ है। हर आदमी को एक दिन मर जाना है। दुनिया की तारीख उसको याद रखती है जो उसूलों की खातिर अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दे। ये जुमले अदा करने वाली शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज 15वीं बरसी है। बीबी हम आपको नहीं भूले जिला वतनी के बाद शहीद बीबी 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापस आईं। सानह कारसाज के बावजूद सियासी सरगर्मियाँ जारी रखी। 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो पर लियाकत बाग पिंडी में कातिलाना हमला हुआ जो शहादत का बाइस बना। वतन के हर गरीब को जगा के आप सो गई, शऊर जब तुलू हुआ तो खुद गुरूब हो गई। सुनो लहद की गोद में वो साहिबे मुराद है, वो कल भी जिंदाबाद थी, वो अब भी जिंदाबाद है। अपने नाम की तरह मुनफरिद बेनज़ीर रियासत का वो चांद थी कि सियासत ने जिसका सदका उतारा। वो बेनज़ीर जिससे आज भी लोग दीवानावार मोहब्बत करते हैं। बुजुर्गों की बेटी, जवानों की बहन, सबकी प्यारी बेनज़ीर, जिसका दूसरा नाम अपनायत है। वो चली तो सारा जमाना चला, वो रुकी तो सारा जमाना रुका। जब वो बोली तो सबको जुबान दे गई, मुस्कुराई तो सारा जमाना हंसा, हंसते हंसते हंसाते हुए सो गई। बेनज़ीर आज हमसे जुदा हो गई। वो बेनज़ीर जब याद आती है तो दुनिया सोच में डूब जाती है कि क्या शय थी बेनज़ीर। गरीबों की आवाज थी बेनज़ीर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का साज थी बेनज़ीर। वो सियासत की शायरा थी, अंधेरों में उम्मीद की एक किरण थी बेनज़ीर। वक्त के गुजरने पर तुम जो भूल जाओगे, हम तुम्हें बताएंगे बेनज़ीर कैसी थी। जिंदगी के माथे पर वो लकीर जैसी थी, जुल्म के निशाने पर एक तीर जैसी थी। बेनज़ीर भुट्टो बस बेनज़ीर जैसी थी। बीबी शहीद की 15वीं बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत और कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। आज की तकरीबात के हवाले से तैयारियां क्या हैं, हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर इस वक्त वहीं मौजूद हैं, हम उनके पास चलते हैं। मुदस्सिर अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा इस वक्त क्या वहाँ पे फ़िज़ा माहौल देख रहे हैं, कौन कौन पहुँच चुका है, किस किस ने आना है, तकरीब का आगाज़ कब होना है? बिल्कुल फैसल, गढ़ी खुदा बख्श में इस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं जो बरसी है उसके हवाले से तैयारियां भी मुकम्मल हैं। और अभी मैं आपको यहाँ के मनाजिर भी दिखाऊंगा कि मज़ार के अहाते, कैमरामैन अगर दिखाएं कि स्टेज मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया है। और इस स्टेज पर आज बिलावल भुट्टो, आसफा जरदारी और आसिफ अली जरदारी जो हैं जालों से ख़ताब करेंगे। और बिलावल जो हैं वो आज सियासत पर भी बात करेंगे, पाकिस्तान की मईशत भी बात करेंगे और फॉरेन पॉलिसी पर भी बात करेंगे। तो अभी कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस की गई, तकरीबन 9 बजे के बाद गेट खोले गए और कारकुनान को इजाज़त दी गई। कारकुनान बड़ी तादाद में जो है इस वक्त मज़ार के अहाते में आ चुके हैं और अभी बहुत सारे कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। कल भी देखा गया कि आला क़यादत जो थी वो मज़ार में पहुंची, उन्होंने दुआ की और उसके बाद मीडिया से भी बात की। आज भी इस तरह से सिलसिला जारी है। जो भी आला क़यादत का शख्स आता है वो अंदर पहले मज़ार में जाता है, दुआ करता है, कुरान ख़वानी करता है और उसके बाद मीडिया से भी बात करता है। तो 2 बजे बाकायदा तकरीब का आगाज़ हो जाएगा, कुरान ख़वानी की जाएगी और ये तकरीबन 7 बजे तक इवेंट जारी रहेगा। और CEC का जो इजलास है उसके बारे में भी मतवक़ा है कि जैसे ही ये तकरीब ख़त्म होगी उसके बाद इजलास भी होगा। जी फैसल। ठीक है, बेहद शुक्रिया मुदस्सिर, आप हमारे साथ मौजूद थे, रहे थे। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तानी मईशत की। रवां साल मुल्की मईशत के लिए बहुत मुश्किल रहा, डिफ़ॉल्ट होने की भी बातें होती रहीं, सनती पैदावार में कमी हुई, बेरोज़गारी और महंगाई अपने उरूज पर रही। डॉलर की कदर भी 224 रुपये पर आ गई। डॉलर की क़िल्लत और उसके महंगा होने की वजह से दरामदात पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई। क्या आने वाला साल मुल्की मईशत के लिए अच्छा साल साबित होगा? क्या मुश्किल मुआशी फ़ैसले हमें लेने होंगे? क्या हमें अपनी पॉलिसीज़ तब्दील करनी होगी? इसी पर बात करने के लिए माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब हमें
ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। कहिएगा 2022 ख़त्म होने में चंद ही दिन रह गए हैं। अब मेरे ख्याल से 2023 में हमारी मुआशी पॉलिसीज़, हमारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए, इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। सो डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं कि 2022 का जो साल है इसमें हमने देखा कि बहुत ज़्यादा सियासी गहमा गहमी भी रही और मौजूदा हुक्मरान जो है वो बात इस पर भी डालते रहे कि जी सियासी माहौल की वजह से हमें सख्त मुआशी फैसले लेने पड़े। 2023 में आप हमारी मईशत किस ट्रैक पर देख रहे हैं? क्या पॉलिसीज़ बहुत तब्दील होनी चाहिए ताकि हम अपने मुल्क में ये जो एक हम डिफ़ॉल्ट की बातें सुनते रहे हैं ये हम ना सुने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक अच्छा इंट्रोडक्शन रखा और ये भी आपने सही कहा, 2022 एक आम आदमी की पॉकेट पर बहुत भारी गुजरा। एक आम आदमी की पॉकेट पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में ऐसा हुआ। सो अगर हम 2022 को एक लफ्ज़ में कैटेगराइज करें तो ये एक हाई इन्फ्लेशनरी साल था। अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन दुनिया भर में हुई, पाकिस्तान ने भी 23, 24, 25% इन्फ्लेशन जो है अभी नवंबर के महीने में देखी। ओवरऑल एवरेज इन्फ्लेशन भी बढ़ी हुई रही। ये तो एक आई थिंक एक जायज़ा होगा हमारा 2022 का। अगर हम 2022 में ये भी देखें तो हमारा जो खसारे हैं वो उसी तरह बढ़ते रहे। हमने स्पेशली जो पिछला साल क्लोज़ किया तो हमारा करंट अकाउंट जो हमारा बैरूनी खसारा है, हमारा जो अंदरूनी खसारा है वो भी बढ़ा हुआ था। सो ये तो हुकूमत की हद तक भी चीज़ें जो थी वो उस तरह हैंडल नहीं हुई क्योंकि एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन शुरू हो गया तो आई ऑफ द बॉल हो गई फ्रॉम इकोनॉमी टू पॉलिटिक्स। और ऑब्वियसली देखें एक वक्त होता है 24 घंटे में जो आप दे सकते हैं। सो बिसाइड्स के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, आई थिंक जो आए है वो ऑफ द बॉल हो गई। कुछ फैसले जैसे आपने सही कहा कि जो करने थे वो नहीं किए। सो हम इसी से ट्रांजिशन करते हैं 2023 में। आई थिंक कलीदी तौर पे जो चीज़ डिफाइन करेगी 2023 के पहले चंद माह पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए वो ये है कि पैसों का फ्लो कैसा रहता है। पैसों से मेरा मतलब है पाकिस्तान 3 अल्फाज में एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में है, यानी कि डॉलर नहीं है, डॉलर कम है, डॉलर का इनफ्लो कम है, डॉलर के ज़खायर कम है और उसकी वजह से सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं। हमने इसमें से निकलना है। उसमें से निकलने के लिए कुछ फैसले हैं जो हम कर नहीं पा रहे और हेजिटेशन। मैंने अभी संडे में अखबार में न्यूज़ अखबार में एक बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल लिखा है कि पाकिस्तान को इन ही माह में क्या फ़ैसले करने हैं। और आपने सही कहा कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ैसला तो यह है कि क्या हमने IMF और इंटरनेशनल इदारों के साथ रहना है कि नहीं रहना। ये दुनिया वो है नहीं कि हम मांगता कि गुजारा कर लेंगे। हम ज़रूर सऊदी अरेबिया से पैसे लें, हम ज़रूर चाइना से पैसे लें, हम ज़रूर UAE से पैसे लें, पर हम ज़रूर कतर से पैसे लें क्योंकि वो हमारे दोस्त ममालिक भी हैं, हमारा स्ट्रेटिजिक रिलेशन भी है, उन्होंने हेल्प किया। बट जो कलीदी फैसला है 2023 के पहले चंद माह में पाकिस्तान को डिफाइन करेगा वो IMF के साथ रहना या ना रहना है। अनफॉर्चुनेटली हम 3 नवंबर से इस प्रोग्राम को डिले कर रहे हैं जो हमारा 9th रिव्यू है। सो पहली वो चीज़ है, यही वो डिफाइन करेगी कि अगर तो डॉलर का फ्लो बन जाता है तो जिस लफ्ज़ का आपने जिक्र किया जिससे हम सब अनकंफर्टेबल होते हैं और हम सबको तशवीश होती है वो डिफ़ॉल्ट का कि क्या हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। अगर तो हम IMF के साथ रहेंगे तो हम कोई ऐसा मेजर शॉक नहीं लेंगे इकोनॉमी में और हम अपनी पेमेंट्स करते चले जाएंगे। हालांकि इंपोर्ट्स जो हैं उस पर एक कदगन लगी हुई है और वो लगी रहेगी। कुछ इन्फ्लेशन पे लोगों के लिए ये कि डिफ़िकल्टी रहेगी। अभी बिजली और गैस की कुछ कीमतों में हमने थोड़ा सा चेंज करना है। इस चेंज से शायद ऐसा हो कि थोड़ी सी इन्फ्लेशन अभी भी पहले चंद माह में, पहले 6 माह में थोड़ी सी बढ़ी हुई रहे। पर गुड न्यूज़ है कि जो अगले 6 माह हैं वो शायद बेहतर होंगे इन्फ्लेशन के लिए भी और दुनिया भर की इन्फ्लेशन भी शायद थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर साहब ग्लोबल ट्रेंड भी पुट क्वेश्चन राइट अवे और वो ये कि आपने माइक्रो मामलात तो देख लिए, बट जैसे कि आपने गुफ्तगू के आगाज़ में ही मैक्रो मामलात भी आपने बताए कि IMF के साथ रहना या ना रहना इज़ अ मैक्रो थिंग। नाउ इस बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, क्योंकि IMF पे जो डिपेंडेंसी है वो कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। एहसान इकबाल साहब भी कह चुके हैं कि कल उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जी बहुत सख्त फ़ैसले हैं और अवाम इनसे खुश नहीं हैं। वो सख्त फ़ैसले क्या हैं और ये बताइएगा एक, और दूसरा ये जब हम बात करते हैं कि हमें सोचना पड़ेगा कि हम IMF से ताल्लुक़ रखें या ना रखें,
आर वी इन अ पोजिशन टू इवन थिंक कि हम IMF से ताल्लुकात रखें या ना रखें? क्या हम इतनी अच्छी पोजीशन पे आ गए? तो आपने दोनों ही सवाल जो हैं वो बहुत अहम किए हैं। देखें, मैं दूसरे का सब जवाब पहले देता हूँ। मैंने उस आर्टिकल में लिखा है कि इट इज़ अ टिकिंग क्लॉक। ये टाइम ही नहीं है ये सोचने का, इसमें कोई दूसरी सोच नहीं है। आप पैसे मांग के और 2 महीने गुजार सकते हैं, बट आप IMF के साथ रहकर इन 2 महीनों को यूटिलाइज कर सकते हैं टू टर्न के अगले 6 महीने ठीक गुजरें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आप इंटरनेशनल पार्टनर्स के अलावा फ्लड्स मनी आपको चाहिए। 9 को जिनीवा में एक कर रहा है पाकिस्तान कि वहां से पैसे लिए जाएं। वर्ल्ड बैंक से चाहिए, ADB से चाहिए। अनफॉर्चुनेटली IMF वो डॉक्टर है जो आपको जब तक स्टैंप ऑफ अप्रूवल ना दे तो ये सारे पैसे जो हैं एवेपोरेट कर जाते हैं। यू डोंट हैव दैट चॉइस। द ओनली राइट चॉइस दैट यू हैव इज कि आप IMF के साथ रहें। ये तो मैं इसमें बिल्कुल क्लियर हूँ। जो भी मुल्क, मैं बहुत से ममालिक को हेल्प करता हूँ, एडवाइस करता हूँ, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप माली खसारे यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में आ जाते हैं, $6 अरब के ज़खायर हैं आपके, कर्टेल करके भी $5.5 अरब के करीब आपकी इंपोर्ट चल रही है, एक्सपोर्ट भी गिर गई है, रेमिटेंस भी गिर गई है। सो वो फैसले कीजिए जो IMF में रखें आपको। अब वो फैसले क्या हैं? इसके लिए भी मैं बिल्कुल समझता हूँ कि कौम को कुछ डिफ़िकल्टी होगी। उसको डिफ़िकल्टी को मेरे और आप जैसे हजरात पे डालिए, हम ख़वातीन पे डालिए जो इसको सह सकती हों, जो इसको सह सकते हों। वो फैसले ये हैं कि आपको सबसे पहले कुछ रद्द-बदल करना पड़ेगा कीमतों में, गैस की कीमत में भी और बिजली की कीमत में भी। या मैं एक चीज़ आपके सामने रखता हूँ। हम सब कहते हैं IMF कहती है बिजली की कीमत बढ़ाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये मतलब 100% आपके सामने ये चीज़ रखता हूँ। गैस की कीमत का तयन तो उगरा करती है, बिजली की कीमत का तयन तो नेफ्रा करती है। ऑल IMF इज सेइंग इज कि अगर एक कीमत एक चीज की है तो उस कीमत का जो तयन है वो कस्टमर पे पास ऑन कीजिए। एफिशिएंसी बिल्ड करना, प्लांट्स कौन से चलाने हैं, ये आपका काम है। ये IMF आपको नहीं बताती, एंड आई एम ग्लैड कि नहीं बताती, वरना तो मैं कहूंगा कि आप पूरा मुल्क ही IMF चलाना शुरू कर दें। तो एक ये फैसला है। दूसरा ये फैसला है आपको कि कुछ टैक्सेशन में कमी आ रही है। आपने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी उनसे वादा किया कि 850 अरब की कलेक्ट करेंगे, नहीं हुई। आपने कुछ वादा किया और टैक्सेस का, वो आपने सुपर टैक्स पे कोर्ट ने स्टे दे दिया, उससे कुछ कमी आ रही है। कुछ हमें टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, कुछ अमीरों पे टैक्स लगाइए, कुछ प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाइए, कुछ एग्रीकल्चर इनकम पे लगाइए, और इस यही है, इससे कोई राह फरार नहीं है। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल कता कलामे की माज़रत डॉक्टर साहब, एक बहुत कम है। अगेन वही बात है कि ये वो चीज़ें हैं जिनको करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब ये हो जाएंगी तो हमारी मुश्किल बहुत आसान हो जाएगी। बेहद शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, गुफ्तगू की हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि आजकल ज़्यादातर अफराद डिप्रेशन और एनजाइटी में हमें नजर आते हैं। ये डिप्रेशन जो है इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लाइक हमें अगर हम इसको कैटेगरी में लेकर आए तो टॉप ऑफ द लिस्ट होता है कि जी आपकी जॉब चली गई है। हमने देखा कि कोविड में बहुत सारे लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठे। इसके अलावा आपकी फैमिली में भी इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। फिर फाइनेंशियल इश्यूज कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर देते हैं। अच्छा, ये जो मेंटली आपकी कंडीशन है ये किसी ख़तरनाक बीमारी के तरफ इंडिकेट तो नहीं करती, लेकिन इससे अगर आप ज़्यादा अरसे तक दो चार रहते हैं तो किसी न किसी संगीन बीमारी में आप मुब्तला हो सकते हैं। लाइक ऐसी कोई बीमारी जिसमें आपको लोगों से खौफ आना शुरू हो जाए, जिसमें आप बात करना छोड़ दें, अकेले रहना आप पसंद करें। अगर मैं ये कहूँ कि हमारी सोसाइटी में हर 5 में से 2 शख्स जो हैं वो डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार होते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। जिसमें बहुत सारे लोगों की गलतियाँ होती हैं जो हमारे साथ रहते हैं क्योंकि हम उन्हें शायद सुनना नहीं चाहते। अब इससे हम बच कैसे सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जो हम अपना सकते हैं कि हम किसी को इस चीज़ से बाहर निकाल सकें। इसी पर बात करने के लिए माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोहम्मदा मुताहिर हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। प्लीज़ डॉक्टर साहबा बताएगा कि हमारी सोसाइटी में किसी का भी डिप्रेशन में चले जाना या किसी का भी एंजाइटी का शिकार हो जाना ये बहुत ज़्यादा एक कॉमन चीज़ हो गई है कि हम फ़ौरन से कह देते हैं यार फलाना बंदा शायद स्ट्रेस में है इसलिए बात करना पसंद नहीं कर रहा। ये जो स्ट्रेस में आप चले जाते हैं, जो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, ये आगे कितना ख़तरनाक हो सकता है किसी भी इंसान के लिए? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा, बेसिकली
ऐसा है कि जैसे आपने मेंशन किया कि आजकल हर दूसरा बंदा जो है वो किसी भी मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन चीज़ों का शिकार है। तो बेसिकली इसका जो रूट कॉज है, इसका जो यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट आप कह लें, वो स्ट्रेस से शुरू होता है। ठीक है। किसी भी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रहे हैं। अब स्ट्रेस बेसिकली है क्या? स्ट्रेस ये है कि आप जो भी आपके इर्द गिर्द जो आपके इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, आप उनको जो है वो हैंडल नहीं कर पा रहे। आपकी बॉडी का, ब्रेन का रिस्पॉन्स है स्ट्रेस बेसिकली। तो इसमें क्या होता है कि आपके इन्वायरमेंट दो तरह के होते हैं। एक आपका इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, एक आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। जो आपका इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, जैसे कि लोगों के दिल में फियर्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, लाइक पब्लिक के सामने बोलने में लोगों को शाइनेस, एक स्ट्रेस फील होता है, फियरफुल सिचुएशन हो जाती है, या फिर आपके डिफरेंट लोगों के डिफरेंट तरह के ओपिनियंस होते हैं। लाइक कुछ लोग कहते हैं कि मैंने MBA कर लिया है, अब इसके बाद मुझे ये स्पेसिफिक जॉब मिल जाएगी, और फिर लोगों को वो नहीं मिलती, उनकी एक्सपेक्टेशंस उस तरह से पूरी नहीं होती। तो क्या होता है कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इस तरह के हमारे पास आ जाएंगे एग्जांपल्स के, जैसे आपके कोई फैमिली में कोई बंदा बीमार हो गया है लेट्स से, तो आप क्या करेंगे कि आप उस चीज़ का स्ट्रेस लेंगे बहुत ज़्यादा, या फिर वो चीज़ कभी कभी आपके यानी कि मूड पे, आपके मिजाज पे, आपके बिहेवियर्स पे इस कदर इफ़ेक्ट करती है कि आप उस वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के डिसऑर्डर्स की तरफ जाते हैं। लाइक स्ट्रेस है तो स्ट्रेस अगर प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा, अगर स्ट्रेस ज़्यादा लंबे अरसे तक रहेगा और उसका कोई ट्रीटमेंट, कोई कुछ नहीं आप करेंगे, उसको क्योर नहीं करेंगे, मैनेज नहीं करेंगे, तो वो चीज़ आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों में जा सकती है। इवन मुख्तलिफ़ किस्म के मेंटल डिसऑर्डर सच एज़ पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आप जिसे कहते हैं, जो भी कोई भी ऐसे ट्रोमेटिक इवेंट के बाद आपको एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है और वो प्रोलॉन्ग यानी कि क्रॉनिक हो जाती है वो, तो उसको हम जो है वो स्ट्रेस से ही रिलेटेड होती है, वो उसको हम डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीज़ों की तरफ वो आगे जाती है। और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, स्पेशली इन यंग जनरेशन, क्योंकि देखिए आजकल जैसे हमारी जनरेशन है वो अपने आप को बहुत चीज़ों में ऑक्यूपाई किया हुआ है उन्होंने, मुख्तलिफ़ किस्म के एरियाज़, अपने पढ़ाई का स्ट्रेस है, आपको जॉब का स्ट्रेस है, आगे फ्यूचर का, करियर का स्ट्रेस है कि आगे क्या करना है आपने लाइफ में, फिर उसके बाद आपको फैमिली की तरफ से कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, कभी बहुत ज़्यादा आपको जो है ना प्रेशर होता है। तो इस तरह की सारी जो सिचुएशन होती है ना, वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जाती है। अगर उनको आपने टाइमली मैनेज नहीं किया या आपने मैनेजमेंट उसकी नहीं सीखी, तो वो आगे आपका जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिवियरिटी की तरफ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ख़ास तौर पे आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है वो बहुत जल्द हिम्मत हार जाती है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स टुवर्ड्स, क्योंकि देखें स्ट्रेस आपको वन फाइन डे उठ के नहीं आ जाता, ठीक है, एक लंबा प्रोसेस होता है। यू कीप ऑन एब्जॉर्बिंग, आप एब्जॉर्ब करते रहते हैं और करते रहते हैं, देन यू डोंट वेंट इट आउट, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ख़ास तौर पे जो हमारी यंग जनरेशन है, मैं चाहूँगा हम यकीनन इस पर बात करते हैं कि क्या चीज़, बट हम वी शुड मोटिवेट देम एज वेल। नाउ वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हम अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं कि अगर कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई मसला आ रहा है, तो रादर देन उसको हम अपने सर पे थोपते रहें, लेट्स वर्क इट आउट, लेट्स टॉक इट आउट। हम वो कौन से तरीक़े हैं जो कि इन चीज़ों से निकल सकते हैं? अच्छा, ऐसा है कि यंग जनरेशन का जैसे आपने मेंशन किया कि वो बहुत जल्दी जो है वो हिम्मत हार जाते हैं, एंड एज़ यू सेड कि उनको कोई ना कोई यानी कि मोटिवेशन होनी चाहिए कि जिससे वो बच सकें, इवन इन ओल्डर पीपल एज़ वेल। तो यंग जनरेशन का ये है कि आजकल इतना सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं है और बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा जेलसीज़ हैं, और इस तरह का है इन्वायरमेंट कि आप एक रेस में लगे हुए, हर बंदा जो है वो आगे बढ़ने की रेस में, और वो ये नहीं कि आप एक दूसरे करें, एक दूसरे को पॉजिटिवली यानी कि आप सपोर्ट करें, इधर जो है वो खींचातानी है, यानी कि आप एक दूसरे को पीछे खींच के आगे बढ़ना चाह रहे होते हैं। एंड देन फैमिली का बहुत बड़ा इसमें मेजर रोल है कि हमारी जो फैमिली है ना, वो कई दफ़ा इतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होती, अनफॉर्चुनेटली। कुछ बच्चों की, कुछ यंग जनरेशन की फैमिलीज़ इतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप कर देती हैं कि लेट्स से अगर मिसाल के तौर पर बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर स्कूल में हैं, तो उनके ग्रेड्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा उनकी
के ऊपर प्रेशर होगा, और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के यानी कि फ़ैमिली में डिसफंक्शनल फैमिली है, लेट्स से कि अगर माँ बाप की नहीं बनती या कई जो है सिंगल मॉम्स होती हैं, सिंगल डैड्स होते हैं, तो उन लोगों के केसेस में क्या होता है कि बच्चों के ऊपर सारा प्रेशर आ जाता है। और आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमने अपने आप को डिफरेंट किस्म की चीज़ों में ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो उस वजह से ये है कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे, हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं बेसिकली। सही। तो मैनेजमेंट की अगर बात करें, जैसे आपने मेंशन किया, तो उसमें यह है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की कोपिंग स्ट्रेटजी सीख सकते हैं। अब मैनेजमेंट में सबसे पहले तो ये चीज़ आ जाती है कि हम अपना बेसिक जो चीज़ आ जाती है वो ये है कि हम अपना एटलीस्ट रूटीन, एक स्केड्यूल सेट करें। आजकल के बच्चों का स्केड्यूल कोई सेट नहीं है, रातों को लेट जाग रहे हैं, उसके बाद सुबह जो है वो देर तक सो रहे हैं, अगर घर से बाहर हैं तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक बाहर ही घूम फिर रहे हैं। कोई एक प्रॉपर स्केड्यूल हर चीज़ का एक सेट नहीं है कि किस तरह से आपने लाइफ को आगे लेके चलना है। फिर ऑर्गेनाइज्ड कुछ भी नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड अगर आप अपनी लाइफ को लेके चलेंगे कि एक सोने का एक ये टाइम है, मेरी पढ़ाई का, लाइट से मेरी जॉब का ये टाइम है, मैंने फैमिली को इतना टाइम देना है, एंड देन आपका कोई एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है, कई लोगों की फैमिली में इतने लोग ऐसे नहीं होते जो अंडरस्टैंड करें, जो आपको उस तरह से मोटिवेट करें। तो आपने कोई ऐसा मोटिवेशन अपना ढूंढना है, ऐसा कोई सपोर्टिव इन्वायरमेंट ढूंढना है। वो आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेम्बर, कोई कज़न, कोई आपके वैसे भी कोई यानी कि काउंसलर आप कह लें या कोई टीचर वगैरह कह लें। एंड स्पेशली मैं इस बात पे एम्फेसिस करूँगी कि आप जो इस तरह के मसाइल हैं ना, नफ्सियाती मसाइल हैं और जिनका आपको पता है कि ये आगे चल के क्रॉनिक हो सकते हैं, या आपको जिनका इतना ज़्यादा मैनेजमेंट नहीं आती करनी, तो आप उसके लिए एक प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाएं। लाइक आप साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, आप उनसे जो है वो कंसल्ट करें, रादर देन आप खुद ही वो गूगल डॉक्टरी करने के बजाय आप इन चीज़ों की तरफ अगर जाएं तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहबा, इसमें जो एक मेन चीज़ है, कभी कभी हमें ये लगता है कि शायद जो सामने वाले का किरदार है मेरी नज़र में वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक अगर मैं डिप्रेशन में हूँ तो जो मेरे साथ रहते हैं वो मेरे बहन भाई हैं, ये मेरे मियाँ हैं, मैं उम्मीद रखूँगी उनसे, उनसे ये चाहूँगी कि वो एक अच्छे लिसनर साबित हों। कभी कभी हम अपना किरदार अदा नहीं कर पाते अच्छा लिसनर होने में। मैं चाहूँगी आप इस पे भी बात करें कि लोगों को अगर हम चाहते हैं कि जी कोई हमारी बात सुने तो हमें खुद भी एक अच्छा लिसनर होना ज़रूरी है। एग्जैक्टली यही चीज़ है कि आजकल ना हम बस सुनाना चाहते हैं, हम किसी की सुनना नहीं चाहते। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है लोगों को, हमारे इर्द गिर्द के माशरे को, लोगों को, कि हम किसी को सुना नहीं पा रहे, हम सब बस अपना बोलते जा रहे हैं। तो बेसिकली ये चीज़ हम लोग अपने जो हमारे सेशंस होते हैं उनमें हम ये सिखाते भी हैं कि आपने सिर्फ सुनानी नहीं है, आपने सुननी भी है। यू शुड बी अ गुड लिसनर, कि आपके इर्द गिर्द के लोग आपके साथ अपना कथारसिस कर सकें, आपके साथ वेंट आउट कर सकें, अपने अंदर जो उनके परेशानी चल रही है, उनके माइंड में कुछ है, कोई चीज़ शेयर करनी है, कोई दुख है, तकलीफ़ है, खुशी है, तो वो आपको सुना सकें। आप उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बने, बजाय ये कि आप से वो भागना शुरू कर दें कि यार ये तो सुनेगा ही नहीं बंदा। तो ये चीज़ है, और ये हमें ये लैकिंग है बहुत ये चीज़, कि हम लोग सुनना नहीं पसंद करते, हम सिर्फ बोलना पसंद करते हैं कि मैं बस अपनी सुना दूँ, अगला जो मर्ज़ी फील कर रहा है, जो मर्ज़ी सोच रहा है, जिस मर्ज़ी सिचुएशन में है, तो उसको हम इतना बॉदर नहीं कर रहे होते। तो ये चीज़ मैं इधर बहुत इस चीज़ पे फोकस करूँगी कि आप लोग जो है वो जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनकी आप सुने कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। और एट टाइम्स ये होता है कि लोग ना, कुछ लोगों का तरीक़ेकार नहीं होता कि वो बोल के बताएं कि उनको क्या मसला है। तो वी शुड फील कि आप अगला जो बंदा है आपके सामने है वो किस तरह से फील कर रहा है, उसका मूड कैसा है, वो बात करने के मूड में है या नहीं है, वो अपने आप की जो परेशानी है वो शेयर कर रहा है या वो अपने अंदर ही रख रहा है। तो हमें इन चीज़ों को ना थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है, कि हम ऑब्ज़र्व करें कि हमारे इर्द गिर्द के लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। ये आजकल जो सुसाइड्स हो रही हैं या फिर इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हो रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं या फिर और मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो उसका मेन रीज़न ये भी है कि हम लोग नहीं देखते कि अगला बच्चा जो है या बंदा है वो फील क्या कर रहा है, वो अंदर से हमें अगर शेयर नहीं समझने की
कोशिश नहीं करते। अगर हम सामने वाले को समझ जाएं तो मेरे ख्याल से उसका और हमारा मसला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। भैया चूँकि डॉक्टर साहब आप हमारे साथ मौजूद थी, और ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों पर नज़र रखें कि क्या उनके मामूलात ज़िंदगी में तब्दीली, और इस तब्दीली की क्या वजह आप तो नहीं बन रहे। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो मालूमात हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया है, कीमती ज़रिया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब बहुत सारे कम लोग हैं ऐसे जिन्हें इसका आइडिया है। अब इतनी तरक्की हो चुकी है कि जो हमारी यंग जनरेशन है उन्हें पता चल जाए कि आपका जो तालीम हासिल करने का ज़रिया है वो कौन सा प्लेटफॉर्म है। मगर फिर भी जो देहातों में रहने वाले लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिन्हें मोबाइल अभी उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना आया, उनके लिए बड़ा ज़रूरी हमने सोचा कि ये सेगमेंट है तो बताया जाए उन बच्चों को कि भाई आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम के इस्तेमाल से फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर सना शाहिद फैसल हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा जी, जब भी हम बात करते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, हम बात करते हैं जी एंटरटेनमेंट पर्पस या कंटेंट क्रिएशन एंड ऑल, लेकिन पूरी दुनिया इससे कैसे इस्तेफादा कर रही है और हम क्या कर रहे हैं अगर हम एजुकेशन पर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो? व्हाट्सएप के हवाले से मैंने जो पीएचडी का जब अपना थीसिस किया था तो उस वक्त ये एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में मकबूल नहीं थी। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा बेसिक पर्पस यही था कि हम व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तालीम और उनकी चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप किया था जिसके अंदर मैंने ये देखा था कि कुछ स्टूडेंट्स को मैंने क्लासरूम के ज़रिए पढ़ाया था और कुछ स्टूडेंट्स को मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप के ज़रिए पढ़ाया था। अच्छा। तो उनकी वोकैबुलरी में, उनके कॉन्फिडेंस में, उनकी लिखने की सलाहियतों में काफ़ी जो है वो इजाफा उस वक्त में डिफरेंस फील हुआ। उसके हिसाब से फिर मैंने कुछ डिफरेंट जो टीचिंग प्रोग्राम्स हैं उनको बाकायदा तरतीब दिया। जो कि कोविड-19 में पैंडमिक, क्योंकि मैं एक प्रोफेसर हूँ पेशे से भी, तो फिर मैंने एक बाकायदा पूरा एक टीचिंग प्रोग्राम जो है वो बनाया था, डिज़ाइन किया था, जिसके ज़रिए मैंने स्टूडेंट्स को कोविड-19 के दौरान पढ़ाया। लेकिन ऑब्वियसली जैसे जैसे चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, 2009 के अंदर व्हाट्सएप आया था, तो टेलीग्राम 2013 के अंदर और बहुत सारे फीचर्स के साथ जो है मंजर आम पर आया। उसके बाद उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अभी बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी हमारी यंग जनरेशन है, उनको उसके फ़ीचर्स और फंक्शंस के बारे में इस हद तक आगाही नहीं है जितना मैं समझती हूँ कि होना चाहिए। और अगर हम स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर अगर हम इन इंस्टेंट मैसेजिंग टूल्स का इस्तेमाल जो है ज़्यादा करेंगे तो आई बिलीव कि हम बहुत सारे अपने मसाइल पर, लाइक हमारा जो एक इकनॉमिक स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन तमाम चीज़ों की जो कमी है इसको हम इंस्टेंट मैसेजिंग की सूरत में पूरा कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने एक चीज़ देखी कि जब कोविड था तो ऑनलाइन पढ़ाई का बड़ा रुझान था ना, मतलब क्लासेस आपकी ऑनलाइन चल रही थी। उसके बाद लोगों को इस हवाले से समझ आया कि अच्छा आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो कि मैंने खुद विटनेस की कि मैं बहुत सारे पेरेंट्स जिनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा जी कि बच्चा ऑनलाइन वैसे नहीं पढ़ता जितनी तवज्जो से वो क्लास में पढ़ रहा होता है। क्यों जी? कि अगर आप घर में बैठ के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बच्चा उछलता कूदता रहता है, कभी उसका ध्यान किसी तरफ होता है, कभी किसी, लेकिन क्लास में होता है जी कि वो क्लास में पढ़ रहा है और क्लास में पढ़ने से उसकी जो तवज्जो है, टेंशन है, वो एक ही तरफ रहती है। तो जैसे आपने कहा कि आपने एक्सपीरियंस किया कि बहुत सारे बच्चों को आपने व्हाट्सएप पर पढ़ाया और बहुत सारे बच्चों को आपने क्लास में आपने बच्चों को पढ़ाया। तो ये जो पेरेंट्स की समझ में बात नहीं आती, वो कहते हैं तालीम वही है जो आप क्लासरूम में बैठ के लें, ये चीज़ आप कैसे समझाएंगे? मैं समझती हूँ कि हमें एक ऑब्वियसली एक टीचर का रोल है, एक गाइडेंस जो देता है उसका जो रोल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके सर के ऊपर कोई मेंटोर नहीं बैठा हुआ होगा तो ऑब्वियसली जो भी बच्चा, भले आप इसको क्लासरूम में पढ़ाएं, भले आप इसको इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू पढ़ाएं, तो जो है वो ऑब्वियसली उसकी तवज्जो इधर उधर हो सकती है। लेकिन जो हमारे पास जो फीचर्स हैं, लाइक अगर मैं टेलीग्राम की बात करूं तो इसमें हमें बोट्स का ऑप्शन मिलता है। टेलीग्राम बोट्स के अंदर डिफरेंट रोबोट्स होते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आप के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लुक आफ्टर कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि वो कहाँ मौजूद हैं, क्या कर रहे हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी टेक्निक्स हैं कि जिनके ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी कंसंट्रेशन जो है वो क्लास में है या नहीं है, या वो जिस जगह मौजूद हैं उस तरफ है या नहीं है। ऑब्वियसली यूज़ करने का तरीका है, जब टीचर्स को भी ठीक से पता होगा कि कैसे इस्तेमाल करना है, स्टूडेंट्स को भी पता होगा, तो इस चीज़ पर काबू पाया जा सकता है। डिस्टेंट लर्निंग जो है पूरी दुनिया में अब हो रही है, ख़ास तौर पे हमारे जैसे मुल्क में जो ऑलरेडी इकोनॉमिकली इतना बेहतर नहीं है, रिसोर्स कंप्रेस्ड हम कंट्री हैं। अब ऐसे में एक बच्चा जो कि कराची में बैठा है उसका भी राइट टू एजुकेशन वही है जो एक बच्चा थर में बैठा है। बिल्कुल ऐसा ही। हम इन ऐप्स के ज़रिए कैसे उस तक, क्योंकि पूरी दुनिया क्या कर रही है डिस्टेंट लर्निंग पे, मैं चाहूँगा कि आप उस पर भी बताइए, और हम कहाँ पे लैक कर रहे हैं। बिकॉज हमने देखा कि
टीचर्स को ही कोविड के टाइम पे माज़रत के साथ उनको चीज़ें करना नहीं आ रही थी व्हेन इट केम टू डिस्टेंट लर्निंग या ऑनलाइन एजुकेशन, तो हम कैसे इसको आगे लेके बढ़ सकते हैं? इसको आगे लेके इस तरीके से बढ़ा जा सकता है कि हम अगर सबसे पहले मैं इसकी बात करूँगी कि जो ग्लोबल ट्रेंड चल रहा है, ऑब्वियसली हम 2009 के अंदर जब व्हाट्सएप आया था तो उसके बाद उसको इस्तेमाल करने के तरीक़ों से बहुत सारे लोग नावाकिफ़ थे। अब उस वक्त की बनिस्बत जो है वो काफ़ी इस चीज़ में चेंज हो गई हैं। व्हाट्सएप के जो मंथली यूज़र्स हैं वो 2 बिलियन से एक्सीड कर गए हैं। लेकिन अगर मैं टेलीग्राम की बात करती हूँ तो 2013 में जब टेलीग्राम आया था तो उसको पाकिस्तान में उस लिहाज से पज़राई नहीं मिली, बिकॉज़ व्हाट्सएप को बहुत हद तक जो है वो लोगों ने इसको इस्तेमाल करना अब जो है वो इस हवाले से थोड़ा सा फ़िक्रमंद है कि वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड जो मैसेजेस हैं वो समझते हैं कि प्राइवेसी काफ़ी कंसर्न है। इसकी वजह से बहुत सारी ऑडियंस अब जो ग्लोबल ट्रेंड है वो टेलीग्राम पे शिफ्ट हो रही है। टेलीग्राम की तरफ मूव होने की एक जो बेसिक बुनियादी वजह है वो यही है जो कि अभी आपने कहा कि जो थर में रहने वाला बच्चा है ऑब्वियसली उसके पास जो है वो डेटा, इंटरनेट डेटा कंजम्पशन जो है वो उस हद तक नहीं कर सकता जितना कराची में एक बैठा हुआ बच्चा कर सकता है। तो टेलीग्राम एक स्टूडेंट को इस तरीके से फैसिलिटेट करता है कि आप एक एप्लीकेशन के अंदर रहते ही जो इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लाइक टेलीग्राम चैनल्स हैं, टेलीग्राम बोट्स हैं, उसके ज़रिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन खोलने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आप जीमेल उसी के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, आप यूट्यूब से कोई वीडियो करनी है उसी के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम में आप जो है वो 2 GB तक का डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईज़िली, आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। सारी चीज़ों के लिए आपको जो है वो ज़्यादा इंटरनेट डेटा रिक्वायर्ड होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम टेलीग्राम, अगर हम अपनी कंट्री के हिसाब से, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से देखें तो मैं समझती हूँ कि अगर हम टेलीग्राम को थोड़ा सा प्रमोट करें तो ऑनलाइन एजुकेशन के पर्पज़ के लिहाज से तो ये और बेहतर हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, व्हाट्सएप पे हम देखते हैं कि बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए होते हैं, कम्युनिटी का एक नया फीचर भी आया, इस पर मैं बात करूँगी लेकिन अभी एक ब्रेक का हमें कहा जा रहा है, सो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात कर रहे हैं जनाब के टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप अपनी तालीम किस तरह से हासिल कर सकते हैं, किस तरह से इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। डॉक्टर सना शाहिद हमें ज्वाइन किए हुए हैं स्टूडियो में। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था कि कम्युनिटी फ़ीचर जो है इसका क्या किरदार है? कम्युनिटी फ़ीचर अभी रिसेंटली आई गेस नवंबर में इंट्रोड्यूस किया है व्हाट्सएप ने, जो कि उसने टेलीग्राम से ही इंस्पायर होके और इंट्रोड्यूस किया है। बेसिकली जो कम्युनिटी फ़ीचर है इसके अंदर हम डिफरेंट ग्रुप्स को, जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं उनको हम कंबाइन करके और अगर हमें कोई अनाउंसमेंट करनी हो या कोई उनको कोई चीज़ें शेयर करनी हो तो उसको कर सकते हैं। बेसिकली इस कम्युनिटी फ़ीचर के अंदर हम एक बड़ी कम्युनिटी को बना सकते हैं जिसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करके हम एक साथ उनको ऑपरेट कर सकते हैं। एक साथ ऑपरेट करने के साथ साथ इसमें ये भी फ़ीचर है कि जितने भी ग्रुप्स हैं उनके इंडिविजुअल्स जो हैं मॉडरेटर भी हो सकते हैं जो कि उस ग्रुप्स को जो है खुद लीड कर रहे होंगे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने अक्सर देखा है कि बिज़नेस ग्रुप्स बनते हैं, मतलब उससे क्या कोई फ़ायदा होता है, कोई उससे अर्निंग होती है, वो किस लिए बनाए जाते हैं? आप अगर मैं ये कहूँ कि जी मैं एक बिज़नेस ग्रुप बनाना चाहती हूँ, उससे मुझे क्या फ़ायदा है? व्हाट्सएप बिज़नेस ग्रुप से सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो तो ये है कि आपको फ़िज़िकल स्पेस की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कस्टमर से 24 आवर्स जो है वो कनेक्ट रह सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें एक अच्छा फ़ीचर व्हाट्सएप का ये भी है कि इसमें आप ऑटोमेटिक मैसेज जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि जैसे ही आपका कस्टमर आपको एक मैसेज करेगा आप एक ऑटोमेटिक रिप्लाई सेट कर सकते हैं कि जो कि आपको वो रिप्लाई बैक करेगा। दूसरा, आप अपना इमेजेस, अपने वीडियोज़, अपने प्रोमोस डायरेक्टली आप कस्टमर्स की जो क्वेरीज़ हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। और जब हम फिज़िकली चीज़ों को देख रहे होते हैं और फिज़िकली कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उसमें टाइम कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है। आजकल इस डिजिटल दौर में बहुत सारे लोगों के पास ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं है कि वो फ़िज़िकली किसी चीज़ के लिए जाएं और जाके उसको परचेज़ करें। तो व्हाट्सएप जो है इस लिहाज से काफ़ी अफोर्डेबल टूल है बिज़नेस के लिए कि जो छोटे छोटे घरों के अंदर जो इवन जो ख़वातीन हैं वो भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हुए एक छोटा सा बिज़नेस जो है प्रमोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, यू केम। और यकीनन हमें इन फीचर्स ये कि एजुकेशनली बल्कि इकोनॉमिकली भी फ़ायदा उठाना चाहिए, दुनिया तो ये कर रही है। आँख को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको ख़बर होने तक। उर्दू ज़बान के अज़ीम तरीन शायर मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की आज 225वीं सालगिरह मनाई जा रही है। मिर्ज़ा गालिब 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए थे। जी हाँ, वही आगरा, मशहूर आगरा जो अपने हुस्न की वजह से, ताजमहल की वजह से जाना जाता है, लेकिन बहुत सौ को शायद ये नहीं पता कि वहाँ पे उर्दू अदब का हुस्न भी जन्म ले चुका है।
गालिब शुरू में फ़ारसी में शायरी करते थे, ताहम आगरा से दिल्ली आ बसने के बाद उन्होंने उर्दू में भी शायरी की। मिर्ज़ा गालिब और उर्दू शायरी एक ऐसा नाता, वो एक ऐसा असासा जो सारी ज़िंदगी खर्च करने पर भी शायद ख़त्म ना हो। गालिब ने मुतादिद किताबें लिखी, गालिब पर मुतादिद किताबें लिखी जा चुकी हैं, जिनमें दीवान गालिब, आपके खतूत, शरह दीवान गालिब और कुल्लियात मकतूबात वग़ैरह शामिल हैं। गालिब तो जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं, लेकिन जब तक उर्दू ज़िंदा है उनका नाम भी दायम रहेगा, कायम रहेगा। वेलकम बैक। मैं ये सेगमेंट एक अच्छे मूड के साथ शुरू करना चाहता था, लेकिन मूड थोड़ा करके रहता हुआ है, क्योंकि दूसरा दिन जो पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड कराची टेस्ट का आगाज़ हुआ है, और आगाज़ होते ही बाबर आजम जो है वो अपने ओवरनाइट स्कोर में बगैर कोई रन का इजाफा किए आउट हो गए थे। लेकिन उसके बाद से आगा सलमान और नौमान अली ने बड़ा अच्छा दे आर फाइटिंग इट बैक, और 336 हो चुके हैं। सलमान अली आगा जो हैं ही इज़ ऑन द क्रीज और ही इज़ ट्राइंग टू टेक ऑन द स्पिनर्स। एजाज पटेल, इस सब पे ज़रा हम बात करते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है, और इसके अलावा हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हुज़ैफा खान भी हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले तो भट्टी साहब के पास चलते हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, मैं आज के दिन के हवाले से तो बाद में बात करूँगा, पहले जो कल हो चुका है उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। बाबर ने बहुत अच्छे 150 किए, बट आई वुड लाइक टू बिगिन आवर कन्वर्सेशन विद द वापसी ऑफ सरफराज। आपने और मैंने पढ़ी है ना बचपन में टार्जन की वापसी, तो उसी तरह की वापसी हुई है सरफराज की। सर, क्या कमेंट करेंगे? इतने अरसे बाद सरफराज आए, प्रेशर था उन पे, ख़ुद भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि शुरू की 3 बॉलें तो कोई मेरी हार्ट बीट चेक कर लेता तो मेरा दिल इतना ज़्यादा पंप कर रहा था। तो सर बताइए सरफराज की इनिंग्स के हवाले से कल। देखिए, काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहा कि वो 26 टेस्ट और 4 साल का अरसा था जब पाकिस्तान टीम से बाहर रहे, लेकिन मोहम्मद रिजवान चूँकि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे थे तो ज़्यादा चांस मिला नहीं सरफराज अहमद को। लेकिन बहरहाल वो इतने मेंटली स्ट्रांग थे। उन्होंने कल गेंदों का जिक्र किया जो लंच से पहले खेली, जब उनकी दिल की धड़कन तेज़ हुई। लेकिन बहरहाल जब वो टीम में वापस आए हैं 26 टेस्ट मैचों के बाद, तो उन्होंने फिर बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, और मेरे ख्याल में अब रिजवान के लिए वापसी मुश्किल हो रही है। लेकिन रिजवान ने भी पिछली 12 इनिंग्स में जिस तरह उनको 50 रन भी नहीं बना सके, तो उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी। अच्छा है कि 2 अच्छे विकेट कीपर्स पाकिस्तान के पास हैं, कभी वो खेलेंगे कभी वो खेलेंगे। लेकिन सरफराज अहमद ने काफ़ी मुश्किल टाइम भी गुजारा कि एक वक्त में कप्तान थे 2019 के वर्ल्ड कप में, और जब अपना आखिरी टेस्ट खेला उसमें 10 कैच लिए, 50 रन बनाए, फिर 4 साल के लिए वो मंजर से गायब हो गए। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट में अनहोनी चीज़ें नहीं है, ऐसी होती रहती हैं। लेकिन सरफराज ने कल साबित किया कि अभी उनकी क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई, और इसका मेरे ख्याल में जहाँ सरफराज को अच्छी परफॉर्मेंस पे क्रेडिट जाता है, वहाँ शाहिद आफरीदी और नई सिलेक्शन कमेटी को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बाबर आजम को कन्विंस किया और सरफराज को पाकिस्तान टीम में वापस लेकर आए। तो अब देखें कि सरफराज अहमद का जो कैरियर है वो कितना आगे बढ़ता है, कितना प्रोलॉन्ग करते हैं। भट्टी साहब, बॉडी लैंग्वेज देखी आपने? हम एक उस सरफराज को जानते थे जो एक चर्पी सरफराज थे, और ख़ास तौर पे एक्स चेयरमैन रमीज़ राजा साहब तो बहुत ज़्यादा जो है वो उन पर तनकीद करते थे कि जी ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। बट कल जो हमने देखा, हमें सब्र की एक शक्ल नज़र आ रही थी। इवन आफ्टर स्कोरिंग द 50 उन्होंने ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं की, एक खामोशी थी चेहरे पे। दिस सेज इट ऑल सर। देखें, इन 4 सालों में काफ़ी पानी पुलों के नीचे से गुजरा है। फिर इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टरशिप से हटे तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने एहसान मानी को कहा था कि बाबर आजम को कप्तान बनवाएं। इसका मतलब इमरान खान के कहने पर सरफराज अहमद की कप्तानी जो है वो ख़त्म हुई। बल्कि जो इनसाइडर्स हैं वो ये बताते हैं कि जब टेस्ट कप्तानी से अजहर अली हटे हैं तो उसमें भी इमरान खान का काफ़ी इनपुट था। तो ज़ाहिर है इन 4 सालों में उन्होंने जो मुश्किल टाइम देखा, तो कल वो शायद इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे कि अब वो टीम में वापस आए, उनसे परफॉर्मेंस हो गई है। वो चाहते हैं कि दोबारा से अपने कैरियर को यहीं से जितनी भी क्रिकेट खेल सकते हैं खेलें। लेकिन बहरहाल जो उन्होंने मुश्किल टाइम गुजारा है, ये भी पाकिस्तान क्रिकेट में ही हो सकता है कि एक फॉरवर्ड कैप्टन
जिन्होंने 49 टेस्ट मैच खेले और 50वां टेस्ट मैच खेलने के लिए उनको 4 साल इंतजार करना पड़ा है। लेकिन मेंटली हमने सरफराज को स्ट्रांग देखा, लेकिन ये बात भी ठीक थी कि सरफराज कल उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे, उतनी उछल कूद उन्होंने नहीं की जितनी, बल्कि उन्होंने कहा कि जब मैं कल लंच टाइम पर 3 गेंदें खेल कर गया तो मेरी दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि प्लेयर्स ने मुझे कहा कि आप नॉर्मल रहें, आप आगे जाएंगे और अच्छी इनिंग्स खेलेंगे। फिर बाबर आजम ने काफ़ी उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। तो सरफराज ने बहरहाल बहुत सारे लोगों को गलत साबित कर दिया जो कहते थे कि शायद अब उनकी क्रिकेट बाकी नहीं रही। मेरे ख्याल में रमीज राजा अगर पीसीबी के चेयरमैन होते तो शायद सरफराज अहमद की वापसी इतनी आसान नहीं थी। भट्टी साहब साथ रहिएगा, हमारे नुमाइंदे हुज़ैफा खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानते हैं। हुज़ैफा बताएगा इस वक्त क्या माहौल देख रहे हैं आप? बिल्कुल महक, देखें आज दूसरा दिन है लेकिन वही सूरत हाल है कि उतना ज़्यादा क्राउड आ नहीं रहा जितना एक्सपेक्ट किया जाता है। बिट्स एंड पीसेस में लोग आ रहे हैं। यूजुअली 12 बजे के बाद लंच के बाद का जो सेशन होता है उसमें लोग आ जाते हैं, थोड़े बहुत क्राउड बिल्डअप हो जाता है। वो सारा सिनेरियो जो हमेशा से चलता है कि टिकट्स की फराहमी में मुश्किल है, फिर यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, फिर फिज़िकल टिकट, ऑनलाइन टिकट, तो ये बहस और मुबाहिसा अभी तक चल रहा है। अगर क्राउड को लेकर आना है या एक एटमॉस्फेयर बिल्डअप करना है तो कोई ऐसी पार्टनरशिप स्कूल या कॉलेजेस के बच्चों के साथ या किसी NGOs के साथ करनी पड़ेगी जब हम क्राउड को खुद लेकर आएँ। अगर आप टिकट्स पे रहेंगे तो इस तरह की क्रिकेट दायरे जो 4 टेस्ट मैचेस हम आ रहे हैं तो उसके बाद लोगों का आना थोड़ा मुश्किल है और अनफेयर भी है इन सारी सूरत हाल के बाद। तो अगर आपने क्राउड लाना है और अगर आपने ग्राउंड भरने हैं तो ऐसी कोई पार्टनरशिप करनी पड़ेगी जिससे आप मुनज़्ज़म तरीके से लोगों को खुद लेकर आएँ, क्योंकि इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेज भी नहीं हो रही और इतना अच्छा मैच भी नहीं हो रहा है कि लोग खुद निकल कर आएँ। ओवरऑल एक अच्छा दिन था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। कल के पाकिस्तान ने एक पार्टनरशिप बिल्ड की तकरीबन 200 रन की और अभी भी पाकिस्तान ऑन चार्ज है, 350 रन कर चुका है। तो अगर ये 400 सवा 400 रन कर लेते हैं तो पाकिस्तान के पास एक चांस होगा कि तीसरे दिन या आज रात में जो है वो शाम के टाइम पे अगर बॉल टर्न होना शुरू हो जाता है तो पाकिस्तान ये कोशिश करेगा कि 2 दफ़ा न्यूजीलैंड को आउट करें और इनिंग से जीतें। लेकिन अभी बहरहाल पाकिस्तान थोड़ा फंसा हुआ है। बाबर आजम के सुबह आउट होते ही एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि बाबर आजम डबल 100 करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा, नई बॉल थी और वही हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। हुज़ैफा ये आपने वो बात की ना, मैंने आज शो के शुरू में ये कहा था कि यार 200 होने चाहिए, लेकिन ठीक है, ही प्लेड इस पार्ट। नाउ सलमान अली आगा पे है, उन्होंने अभी एक चौका मारा है तो 340 हमारा स्कोर हो गया। भट्टी साहब मैं ज़रूर बॉलिंग लाइन पे बात आपसे करूँगा, बट जो हुज़ैफा ने निशानदेही की वो बड़ी ज़रूरी है। देखिए सर, गेट मनी से तो वैसे ही कोई इतने करोड़ों रुपए तो आने नहीं है टिकटिंग के, तो क्यों ना जब टेस्ट मैचेस की बात हो तो उसको मज़ीद इंटरेस्टिंग करने के लिए, जैसे हुज़ैफा ने कहा कि जी स्कूल्स के साथ पार्टनरशिप होनी चाहिए या फिर थोड़ा सा ब्रॉड भी सोचना चाहिए। मैं और महक कल ये बात कर रहे थे कि जी क्यों ना जो हमारे ओल्ड हाउसेस हैं, ओल्ड होम्स हैं, वहाँ से लोगों को इनवाइट किया जाए। इस तरीके के बच्चे जो हैं, स्पेशल बच्चे, उनको इनवाइट किया जाए। हम और स्टेडियम की जो सर सिचुएशन है, वो स्टेडियम कम है और जेल खाना, आई एम सॉरी बट जेल खाना ज़्यादा लगता है, खाने आप कैरी नहीं कर सकते और दीगर चीज़ें। तो सर क्या कर सकते हैं हम कि लोगों को पुल करें मैच देखने के लिए? अच्छा, आज फैसल देखें कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी है, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ऑफिसेज में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में आम तातील है। लेकिन आप देखें कि स्टेडियम में अभी भी बमुश्किल 400-500 से ज़्यादा तमाशाई नज़र नहीं आ रहे। मेरे ख्याल में हमने जो चीज़ मुल्तान में देखी, मुल्तान में स्कूल के बच्चों को फ्री टिकट तकसीम किए पीसीबी ने, बड़ी तादाद में आए। तो अगर आज इस तरह की कोई स्ट्रेटजी बनाता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बच्चों को वो फ्री टिकट देते, वो आकर मैच देखते, एंजॉय करते और पाकिस्तान टीम की भी हौसला अफजाई होती। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि गेट मनी इस वक्त मैटर नहीं करती। पाकिस्तान टीम की जो फिर 4 टेस्ट मैचों में परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान होम ग्राउंड पर जो 4 टेस्ट मैच हारा हुआ है, उससे भी लोग नाराज़ हैं। लोग शायद पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस से इतना खुश नहीं है वो ग्राउंड में आके मैच देखें। तो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस फिर लोगों के एक मुश्किल मराहल जो हैं उनसे गुजर कर आना पड़ता है। लेकिन फैसल अब थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर हुई। अगर आप नेशनल स्टेडियम के मेन गेट पर जब टीमें एंटर हो जाती हैं, उसके बाद ट्रैफिक नॉर्मल हो जाता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा पैदल लोगों को चलना नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल टिकट ख़रीदने के लिए जो मसाइल हैं कि ऑनलाइन टिकट फ़रोख्त होते हैं, बॉक्स ऑफिस नहीं है कि ग्राउंड के बाहर जाएं और पैसे दे के आप टिकट खरीद सकते हैं। तो लोगों के लिए थोड़ी सी अगर क्रिकेट बोर्ड आसानियाँ पैदा करे तो शायद लोग टेस्ट मैच देखने के लिए भी इनकरेज हों। लेकिन
मसाइल ज़्यादा हैं, टीम की परफॉर्मेंस ख़राब है, इसलिए लोग इस टीम को ग्राउंड में आकर बकअप करने के लिए इस वक्त तक तो तैयार नजर नहीं आते। सही, ठीक। भट्टी साहब बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू करते। हुज़ैफा शुक्रिया, आपने हमें बताया कि भाई लोग तो आ नहीं रहे। आजकल तो वैसे भी स्कूल्स की छुट्टियां हैं ना, तो जाएं, बच्चों को आप कह सकते हैं कि भैया इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो क्रिकेट को लेकर। और फिर आप खुद बैठें और अब बच्चों को बिठाएं और आप दूर जो है वो 1 किलोमीटर पैदल चलें, वहाँ से पिज़्ज़ा खरीदें और बच्चों को खिलाएं। आप भी जा सकते हैं, हमें सर जा सकते हैं, लेकिन आप क्रिकेट को क्रिकेट बनाएं, जेल खाना ना बनाएं। अभी हम लेंगे आपसे इजाज़त, मुलाकात होगी आपसे कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।